सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश 5वां भाग होगा। पिछले 5 दिनों से लगातार हम एक ही विषय पर बाबा साहब के स्पीच को आपको सुनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब का ये स्पीच यहाँ पर लंबा था और इसलिए बाबा साहब के इस स्पीच को 5 भागों में तोड़कर यहाँ पर एक एक करके आपके समक्ष रखा गया, ताकि वीडियो लंबा ना हो, अंबेडकर संदेश लंबा ना हो और आप आसानी से सुन सकें। तो उसी का 5वां भाग यानी कि अंतिम भाग। स्वाभाविक तौर पर अंतिम भाग में सारांश छिपा होता है और उसी तरह से आज भी सारांश छिपा है। यह सुन लिया, समझ लिया। बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश देश भारत के सौजन्य से लगातार डॉक्टर अंबेडकर संदेश आप तक पहुंचाने की कोशिश जारी है। विषय हमने पहले ही बता दिया है। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 39 से पेज नंबर 361 से 365 तक। अपेक्षाकृत थोड़ा लंबा डॉक्टर अंबेडकर संदेश होगा, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि आप धैर्य के साथ बात करेंगे। 18 और 19 जुलाई 1942 को नागपुर में अखिल भारतीय दलित वर्ग परिषद लेना तय हुआ था और इसी अवसर पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने विचारों को समाज के साथ लगभग 75,000 लोगों के साथ साझा किया है। इस परिषद में बाबा साहब ने क्या कुछ कहा है, हम सीधे लेकर उपस्थित हो चुके हैं बाबा साहब के स्पीच को। बाबा साहब कहते हैं, एक और स्थिति है जो हमारे विरोध में है, जिसकी ओर आपका ध्यान दिलाने से मैं न चूकूं। एक समय ऐसा था जब भारत की विभिन्न अल्पसंख्यक जातियों के बीच जाति कल्याण को लेकर एकात्मकता का भाव था। मुसलमान उनमें प्रमुख वर्ग था, लेकिन अब ये एकात्मकता खत्म हो चुकी है। मुस्लिम लीग द्वारा मुसलमान लोगों के नज़रिए में जो बदलाव करवाया है, उसका यह नतीजा है। 1937 के चुनावों के बाद जिन्ना के द्वारा नई जान डाले गए मुस्लिम लीग ने इस सिद्धांत को आंखों के आगे रखते हुए कार्रवाई की शुरुआत की है कि मुसलमान अल्पसंख्यक वर्ग है। उन्होंने अल्पसंख्यक होने के नाते अन्य अल्पसंख्यक वर्ग की मदद लेकर अपना अस्तित्व बनाए रखने की कोशिश की है। परस्पर सहयोग से निर्माण होने वाली शक्ति पर मुस्लिम लीग को इतना भरोसा था कि अन्य अल्पसंख्यकों के हित का काम भी मुस्लिम लीग ने अपने हाथों लिया और उनकी मांगों को समर्थन देने वाले प्रस्ताव पारित किए। इस प्रकार उनका केवल मुसलमानों का ही पक्ष नहीं रहा, भारत के सभी अल्पसंख्यकों की रक्षक के तौर पर मुस्लिम लीग ने काम किया। लीग की ये भूमिका निसंदेह सभी अन्य अल्पसंख्यकों, खासकर अस्पृश्यों के लिए उपकारी थी। अस्पृश्यों की भूमिका भी वही थी, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। लीग की मानसिकता में अब बदलाव आए हैं। लीग द्वारा जब से पाकिस्तान का निर्णय सार्वजनिक किया गया, तब से लीग नहीं मानता कि मुसलमान वर्ग भारत का हिस्सा है। उनका प्रतिपादन है, उनका मानना है कि वे एक पृथक राष्ट्र हैं। बात यहीं खत्म नहीं होती। मुस्लिम लीग ये भी मानता है कि भारत की अन्य जातियों से उन्हें कुछ भी लेना देना नहीं है। हिंदुओं से तथा अन्य अल्पसंख्यक जातियों के साथ भी उनका कुछ लेना देना नहीं है। मुस्लिम लीग की एकता का मतलब साफ है। उनकी एकता किसी भी तरह के भेदभाव से परे जाकर केवल गैर मुसलमानों के खिलाफ की गई एकता मात्र है। मुस्लिम लीग की मानसिकता में आए इन बदलावों का अस्पृश्यों की राजनीति पर गंभीर परिणाम होंगे ही। इसका मतलब यही है कि अस्पृश्यों ने अपना एक साथी गंवाया है। मुस्लिम लीग ने न केवल मुस्लिम विरुद्ध गैर मुस्लिम की नई सोच ही पैदा की है, बल्कि एक नया समीकरण निर्माण किया है। मुसलमानों की संख्या भले कितनी ही क्यों ना हो और मुसलमानों की बराबरी में है, इसलिए किसी भी राजनीतिक सुलह में मुसलमानों का आधा हिस्सा मिलना ही चाहिए। इस दलील को कोई नहीं मान सकता। ये न केवल गणितीय तौर पर गलत होगा, बल्कि यह अस्पृश्यों के साथ साथ सभी गैर मुस्लिमों के कल्याण के खिलाफ होगा।
मुस्लिम लीग की राजनीतिक नीतियों में आए इस बदलाव पर अगर ध्यान दे तो कहना पड़ेगा कि अस्पृश्यों ने अपना सहयोगी तो गंवाया ही, साथ ही अपना मित्र भी गंवाया है। यानी कि यहाँ पर बाबा साहब बहुत स्पष्ट तौर पर कहते हैं मुस्लिम लीग को गंवाने के साथ साथ बाबा साहब कहते हैं कि अस्पृश्यों ने अपना सहयोगी गंवाया और अपना मित्र भी, क्योंकि बाबा साहब मानते थे कि मुस्लिम लीग और मुसलमान मित्र हैं। दलितों को हमेशा साथ दिया, उन्होंने हर मोड़ पर साथ दिया। जहाँ जहाँ बाबा साहब को यहाँ पर हिंदुओं की तरफ से मात देने की कोशिश की गई, मुसलमानों ने बाबा साहब का साथ दिया। और अब बाबा साहब यही बात कह रहे हैं कि हमने अपने सहयोगी को गंवा दिया है और मित्र भी गंवाया है। क्योंकि अगर मुस्लिम लीग हर क्षेत्र में 50% आरक्षण मांगने लगे तो उसमें और अस्पृश्यों में टकराव पैदा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। भारतीय राजनीति में हमारी स्थिति क्या है ये मैंने आपको बताया है, साथ ही ये भी बताया है कि इन स्थितियों को पलटने में कौन सी शक्तियां लगी हुई हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मेरी राय में आपको कौन कौन सी मांगे रखनी चाहिए। अपनी इन मांगों को आप बिल्कुल साफ शब्दों में रखें, ये बेहद ज़रूरी है। इससे आपकी स्थिति साफ हो जाएगी। हम किन बातों का, किसका समर्थन करते हैं, इसका हमारे लोगों को पता चलेगा। हमारे विरोधियों को भी हमारी मांगों का नोटिस मिलेगा। पहली बात, यहाँ पर कुछ बातें हैं जहाँ पर पहला पॉइंट बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। सबसे पहले हमें इस बात के प्रति आग्रही होना पड़ेगा कि भारतीय राष्ट्र जीवन में हमें पृथक और विभक्त घटक के तौर पर जाना जाए। यह बहुत बड़ी बात, यानी कि इतिहास निर्माण की जब शुरुआत होती है, जो नींव होती है, यदि नींव आपकी मजबूत होगी तो ये भवन आपका बहुत मजबूत होगा। मेरे साथियों, ये जो बाबा साहब अब कहने जा रहे हैं, आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश के माध्यम से हम आप तक पहुंचा रहे हैं, इसमें अब जो कुछ भी कहने जा रहे हैं वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जो आंदोलन था, जीवन संघर्ष था, उसका मूलभूत तत्व है। मेरे साथियों, फंडामेंटल यहाँ पर एलिमेंट है डॉक्टर अंबेडकर मिशन का। यदि आप डॉक्टर अंबेडकर मिशन को वास्तव में समझना चाहते हैं तो इस मूलभूत तत्व को समझे बगैर आप डॉक्टर अंबेडकर मिशन को तो नहीं समझ सकते। इसलिए मेरे साथियों, अब धैर्य के साथ और अंत तक वीडियो को वॉच करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। बावजूद इसके कि आपका समय बहुत कीमती है, लेकिन मुझे लगता है डॉक्टर अंबेडकर मिशन को समझने से ज़्यादा समय हमारे पास कीमती नहीं है जितना कीमती डॉक्टर अंबेडकर मिशन को समझना है। दूसरा पॉइंट, बाबा साहब कहते हैं अस्पृश्य हिंदुओं का ही एक हिस्सा है। इस सोच को, अस्पृश्य हिंदुओं का ही एक हिस्सा है, इस सोच का आपको पुरजोर विरोध करना होगा। अगर कोई कहता है कि दलित जो शोषित समाज है, दलित समाज है, बहुजन समाज है, वो हिंदुओं का ही एक हिस्सा है, तो इस सोच का आपको पुरजोर विरोध करना होगा। ये बात बाबा साहब कहते हैं। उस समय सिर्फ दो ही तरह के वर्ग विभाजन बाबा साहब एक तरह से आंदोलन के तौर पर देखते थे, एक अस्पृश्य और दूसरा स्पृश्य। तो अस्पृश्य हिंदुओं का ही एक हिस्सा है। इस सोच का आपको पुरजोर विरोध करना होगा। पृथक घटक के तौर पर मान्यता पाने में अगर हमें असफलता मिलेगी तो हम हिंदुओं में ही रहेंगे और तब हम पर गुलामी लादी जाएगी। धीरे धीरे हम अधोगति को प्राप्त होंगे। दूसरी बात यह है कि अस्पृश्यों की शिक्षा के लिए राज्य तथा केंद्र सरकार अपने आर्थिक बजट में एक रकम आरक्षित रखिए। इसका संविधान में ही प्रबंध हो, इस बात की हमें मांग करनी होगी। यानी कि बाबा साहब कहते हैं किसी तरह के हमें आश्वासन पे कोई भरोसा नहीं है, लेकिन जब संविधान बने और संविधान में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, अस्पृश्यों के लिए आर्थिक बजट में एक निर्धारित रकम दी जाए शिक्षा के लिए और उन्नति के लिए, अस्पृश्यों की उन्नति के लिए। केवल प्राथमिक शिक्षा के लिए ही नहीं बल्कि उच्च शिक्षा के लिए भी आपको ऐसी मांग रखनी होगी तथा नेतृत्व के लिए तथा सरकारी नौकरियों में बड़े ओहदे पाने के लिए अस्पृश्यों को उच्च शिक्षा की बेहद जरूरत है। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात है कि सरकारी नौकरियों में
अस्पृश्यों के लिए जगह तय होनी चाहिए। ये पद न्यूनतम योग्यता के नियमों के आधार पर भरे जाएं। ये करना बेहद आवश्यक है, क्योंकि कानून बुरे या गलत हैं, इसलिए हमें यातनाएं नहीं झेलनी पड़ रही हैं। हमें यातनाएं झेलनी पड़ रही हैं बुरे प्रशासन के कारण। प्रशासन केवल हिंदुओं के हाथ में होने के कारण ऐसा हुआ है। हिंदू अपने सामाजिक पूर्वाग्रह प्रशासन में भी ले आते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात बाबा साहब कहते हैं, और हमें वर्तमान परिदृश्य में भी तो सोचना पड़ेगा। बाबा साहब कहते हैं कि ऊंचे पदों पर चूंकि अस्पृश्य लोग हैं, हिंदू लोग हैं, और इसलिए अस्पृश्यों के साथ अन्याय, अत्याचार, शोषण होता है। बाबा साहब कहते हैं कि यदि ऊंचे पदों पर, ऊंचे ओहदों पर अगर हमारे समाज के लोग होंगे, अस्पृश्य लोग होंगे, तो अस्पृश्यों के साथ अत्याचार नहीं होगा, अन्याय नहीं होगा। सिद्धांतता अस्पृश्यों को जो लाभ मिलने चाहिए वो हमेशा कोई ना कोई कारण बताकर वे अस्पृश्यों को मिलने नहीं देते हैं। जब तक अच्छा प्रशासन ना हो तब तक अच्छा कानून आपका कोई भला नहीं कर सकता। इसलिए प्रशासन अच्छा होने के लिए उच्च शिक्षा होना जरूरी है। उच्च शिक्षा देने के लिए यहाँ पर अस्पृश्यों के लिए एक अलग बजट की वकालत बाबा साहब ने की है। अस्पृश्यों में से कुछ लोग जब तक अधिकार के पद सरकार में नहीं पाते तब तक आपको बेहतर प्रशासन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये लोग हिंदू अधिकारी अस्पृश्यों के साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं ये देखते हुए उस पर अंकुश रखेंगे, औरों को परेशान करने से उन्हें रोकेंगे। हालांकि केवल आरक्षित पदों की मांग करना काफ़ी नहीं है, बल्कि तय समय में इन पदों पर नियुक्तियां की जानी चाहिए, इसकी मांग करना भी जरूरी है। आरक्षित पदों की मांग करना काफ़ी नहीं, बल्कि तय समय में निर्धारित पदों पर, इन पदों पर नियुक्तियां की जानी चाहिए। आरक्षण हो जाए, सोचो साथियों, आरक्षण है ठीक है, लेकिन यदि भर्ती ही ना हो, यदि किसी तरह का किसी पद पर भर्ती ही ना की जाए, वैकेंसी ही ना निकाली जाए, या यूं कहें कि बैक डोर से चुपके चुपके भर ली जाए, तो ऐसे में आरक्षण का क्या लाभ मिलेगा आपको? कहीं वर्तमान समय में ऐसा तो नहीं हो रहा आपके साथ में? आप स्वयं विश्लेषण कीजिए। यदि आप विश्लेषण के किसी सारांश पर पहुंचे हैं, निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना विचार रख सकते हैं मेरे साथियों। हम आपके विचार से भी वाकिफ हो जाएंगे। पद आरक्षित करवाने से भी ये अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक समय सीमा निर्धारित नहीं होती तब तक आरक्षित जगह बनेंगी ही नहीं। कोई ना कोई कारण बताते हुए इस काम को टाल दिया जाएगा, और जाहिर है कि हमेशा की भांति अन्य कारणों में से हम में से कोई लायक उम्मीदवार उन्हें मिलेगा ही नहीं। हम सब जानते हैं कि नियुक्त करने वाला अधिकारी अगर कोई हिंदू होता है तब कोई अस्पृश्य उम्मीदवार लायक होता ही नहीं है। कैसा शोषण, अत्याचार का एक ज्वलंत उदाहरण बाबा साहब ने रखा मेरे साथियों। आज यदि हम नौकरी पेशा में हैं, मान सम्मान स्वाभिमान को हम के साथ जिंदगी को जीवन यापन कर रहे हैं, तो ये बाबा साहब की देन है। क्या आप भी ऐसा मानते हैं? यदि आप ऐसा मानते हैं कि आज मान सम्मान स्वाभिमान की जिंदगी हम जीवन यापन कर रहे हैं, हम चाहे नौकरी पेशा में हो ना हो, लेकिन जो स्वाभिमान हमारे अंदर जागा है वो बाबा साहब की देन है। अगर आप भी ऐसा मानते हैं तो निश्चित रूप से हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप इस वीडियो को न सिर्फ स्वयं बाज करेंगे बल्कि शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे और कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट भी देंगे। चौथी बात यह है कि केंद्र और प्रांतीय प्रशासन में अस्पृश्यों को प्रतिनिधित्व मिले, इसलिए आपको आग्रही होना पड़ेगा। ये उपाय मूलभूत है। जिन लोगों के पास ये मूलभूत शक्ति है वे स्थितियों को मन माफिक मोड़ सकते हैं। बेहद भयावह सामाजिक हरकतों को भी वे रोक लगा सकते हैं, और केवल वे ही सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मामलों में हितकारी बदलाव ला सकते हैं। ऐसे महत्वपूर्ण पदों पर अपने प्रतिनिधि रखे जाने ही चाहिए। ये आग्रह अस्पृश्यों को रखना होगा। इस बार इन बातों को आश्वासनों या रूढ़ियों पर बिल्कुल ना छोड़ें। समय को भांप कर हिंदुओं द्वारा दिए जाने वाले वचनों का भरोसा न करें। संविधान में ही इसका प्रबंध किया जाए, इस बात की ओर आपको ध्यान देना होगा।
आखिरी बात बाबा साहब कहते हैं, अस्पृश्यों को जिसकी मांग करनी चाहिए, ऐसी एक और बात है। मैं आखिरी बात कह रहा हूँ, लेकिन वह किसी तरह से कम महत्वपूर्ण नहीं है। सच कहूँ तो मेरी नज़र में ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण मांग है, अन्य सभी मांगों से महत्वपूर्ण है। हिंदुओं के गांव के अलावा अस्पृश्यों की अलग थलग और पृथक नई बस्तियां बसाने की योजना के बारे में मैं बोल रहा हूँ। यानी कि अस्पृश्यों की अलग बस्तियां बाबा साहब चाहते थे। आखिर क्यों बाबा साहब अस्पृश्यों की अलग बस्तियां, पृथक नई बस्तियां बसाने की बात क्यों कर रहे हैं? क्यों चाह रहे थे कि अस्पृश्यों की अलग बस्तियां हों? बाबा साहब कहते हैं कि हजारों सालों से अस्पृश्य लोग हिंदुओं के दास और गुलाम बनकर क्यों बने हुए हैं? मेरी राय में इस सवाल का जवाब हिंदुओं के गांव की विशिष्ट रचना में छिपा हुआ है। पूरे भारत में करीब 7 लाख गांव हैं और हिंदुओं के इन हर गांव के साथ अछूतों की एक छोटी बस्ती जुड़ी हुई है। हर गांव के हिंदुओं की तुलना में अस्पृश्यों की जनसंख्या बहुत कम है। दूसरी बात यह है कि अस्पृश्यों की इन बस्तियों के अपने आर्थिक साधन नहीं हैं और उन्नति के मौके भी इनके लिए उपलब्ध नहीं है। ये हमेशा के लिए भूमिहीन लोगों की बस्ती होती है। अस्पृश्य होने के कारण वे कोई चीज़ बेच नहीं सकते, क्योंकि अस्पृश्यों से कोई भी कुछ खरीदने को तैयार नहीं होता। अस्पृश्यों की बस्ती पूरी तरह कंगालों की बस्ती होती है, जो पेट पालने के लिए हिंदू लोगों पर निर्भर करती है। मेरे साथियों, बहुत सारे लोग कहते हैं जातिवाद खत्म हो गया, शोषण अत्याचार खत्म हो गया। हम कहते हैं कि आप खाने पीने की दुकान खोलें, आप समोसे की दुकान खोलें, आप होटल खोलें और चलाकर दिखाएं। आपको पता लग जाएगा कि जातिवाद खत्म हुआ है या नहीं खत्म हुआ है। आज भी यदि दलित समाज में आने वाली विभिन्न जातियां इस तरह की दुकान अगर खोलते हैं, जहां पर भोजन पानी की व्यवस्था हो या खाने पीने की चीज़ें उपलब्ध हों, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपको दुकान चलाना। मेरे साथियों, कट अनुभव आप फेस करेंगे। और यदि ऐसा है तो कहाँ जातिवाद खत्म हुआ, कहाँ शोषण खत्म हुआ, कहाँ अत्याचार खत्म हुआ? इस बात को लेकर बाबा साहब कहते हैं कि वास्तव में यदि आप चाहते हैं कि शोषण अत्याचार आप पर ना हो, आपके समाज पर ना हो, तो आपको अपनी शासन सत्ता स्थापित करनी होगी। बगैर शासन सत्ता स्थापित किए, ये शक्ति, राजनीतिक शक्ति हासिल किए बगैर आपका सर्वनाश हो जाएगा। ये बात बाबा साहब ने कल के ही डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में कही थी। इसलिए हमें डॉक्टर अम्बेडकर संदेश को, डॉक्टर अम्बेडकर मिशन को समझना बेहद जरूरी है मेरे साथियों। जब हम सही बात को समझेंगे, सही मिशन को समझेंगे, तभी ना आगे बढ़ा पाएंगे। बाबा साहब कहते हैं कि अस्पृश्यों की बस्ती पूरी तरह कंगालों की बस्ती होती है, जो पेट पालने के लिए हिंदू लोगों पर निर्भर करती है। भिक्षा या नगण्य दिहाड़ी पर काम कर जैसे तैसे पेट भरने वाली कौम होती है अस्पृश्यों की बस्ती। ऐसी हालत में सैकड़ों सालों से अस्पृश्य केवल अपमानित स्थितियों में क्यों जीते रहे? इसकी कल्पना की जा सकती है। हिंदुओं के खिलाफ शिकायत करना अस्पृश्यों के लिए असंभव था। संख्या में भी कम होते हैं और आर्थिक रूप से भी कमज़ोर होते हैं। गांव की रचना जब तक ऐसी ही हालत में रहेगी, तब तक अछूतों को आज़ादी नहीं मिलेगी। फिर वह आज़ादी सामाजिक हो या आर्थिक, सामाजिक और आर्थिक गुलामी के कारण उनमें जो हीन भाव पैदा होगा वो कभी खत्म नहीं होगा। इसीलिए गांव की ये रचना तोड़नी और ख़त्म करनी होगी। गांव की उसी रचना के साथ हिंदुओं ने अस्पृश्यों पर गुलामी लादी है। उससे मुक्ति पाने की वास्तव में इच्छा हो तो उनके लिए बस यही एक राह खुली है। केंद्रीय सरकार की आर्थिक मदद से केवल अस्पृश्यों के लिए नई बस्ती स्थापन करने का प्रबंध संविधान में ही किया जाना चाहिए। इस बारे में आप आग्रही रहें, ये मेरी आपको सूचना है। सरकार के पास ऐतिहासिक जमीन बहुत है। अभी उस जमीन पर किसी का मालिकाना अधिकार नहीं है। अस्पृश्यों के बनाए गांवों का निर्माण करने की योजना को अमली जामा पहनाने के लिए जमीन आरक्षित की जा सकती है। लोगों के पास पड़ी पड़ती जमीन भी सरकार खरीद सकती है और उसे इस काम में लगा सकती है। अभी जहां वे रह रहे हैं वहां से इन नई जगहों पर जाने के लिए तथा वहां आज़ाद
किसानों की तरह वसने के लिए अस्पृश्यों को मनाना कठिन बात नहीं हो सकता। इसमें थोड़ा वक्त लगे लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात इतनी महत्वपूर्ण है कि संविधान के जरिए केंद्रीय सरकार पर उसे अमल में लाने की जिम्मेदारी डालनी होगी। एक और मुद्दा है जिसके बारे में आपको 4 शब्द बताने ही होंगे। पहला मुद्दा है भारत के अस्पृश्यों के प्रमुख संगठन के रूप में काम करने वाली अखिल भारतीय स्तर के केंद्रीय राजनीतिक संस्था की स्थापना करना। हम अब तक अपनी प्रांतीय संस्थाओं द्वारा राजनीतिक आंदोलन करते आए हैं। मैंने तो ये भी देखा है कि प्रांतों में भी कई राजनीतिक संस्थाएं होती हैं। किसी महत्वाकांक्षी व्यक्ति की अध्यक्ष या सचिव बनने की इच्छा होती है। ध्यान दीजिएगा सम्मानित साथियों, ये जो आगे का कोटेशन है, बाबा साहब का ये स्पीच है, वो संगठनों के लिए महत्वपूर्ण है। जो संगठन काम कर रहे हैं उनके लिए भी, और जो संगठन काम नहीं कर रहे हैं, संगठन ही बनाकर बैठे हैं, उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से यहाँ पर बहुत कटु शब्दों से बाबा साहब यहाँ पर, हो सकता है आपको कटु शब्द लगे बाबा साहब के, लेकिन ये सच्चाई बाबा साहब बयां कर रहे हैं। बाबा साहब कहते हैं किसी महत्वाकांक्षी व्यक्ति की, महत्वाकांक्षी शब्द यूज किया गया है, किसी महत्वाकांक्षी व्यक्ति की अध्यक्ष या सचिव बनने की इच्छा होती है तो वह संस्था की स्थापना करता है और उस संस्था का अध्यक्ष या सचिव बन जाता है। उस संस्था का नाम तथा साथ में अध्यक्ष या सचिव के तौर पर कागज पर अपना नाम छापने से आगे कुछ और करने की जरूरत वह महसूस नहीं करता। ये असल में बेहद गैर जिम्मेदार काम है। इसे आपको तुरंत बंद कर देना होगा। इसे बंद करने का केवल एक उपाय है और वह है प्रांतीय शाखा के साथ हमें अखिल भारतीय स्तर की एक संस्था हमें बनानी होगी और अभी अस्तित्व में जो संस्थाएं हैं उन सभी को रद्द करना होगा। यानी कि जो छोटे छोटे संगठन हैं, छोटी छोटी संस्थाएं हैं, उनको रद्द करने की बात बाबा साहब कहकर ये कहते हैं कि हमें अखिल भारतीय लेवल पर, ऑल इंडिया लेवल पर एक बड़ा संगठन, बड़ी संस्था तैयार करनी होगी। आपके लिए आवश्यक शक्ति इससे आपको मिलेगी, इकट्ठा मोर्चा खोलने के लिए इससे सहायता मिलेगी, इस प्रकार कार्य करने की सामर्थ्य आपको प्राप्त होगी। मुझे उम्मीद है कि सुयोग्यता से आप इस मसले पर गौर करते हुए अमल करेंगे। अस्पृश्यों की समस्याओं के बारे में मेरे विचार और भावनाएं मैंने आपके सामने खुल कर रखे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इस विषय के बारे में ध्यानपूर्वक सोचेंगे। भाषण पूरा करने से पहले युद्ध के बारे में हमारे क्या विचार हों, इस बारे में बोलना ठीक रहेगा। शुरू से ही सरकार की युद्ध की कोशिशों को हमारा समर्थन प्राप्त है। यकीनन आगे भी हमारा समर्थन जारी रहेगा। हमारी कुछ राजनीतिक मांगे हैं, हम उनके बारे में आग्रही हैं, भी पूरी होंगी ही, लेकिन हमारी मांगे पूरी करने की शर्त रखे बिना हमने सरकार को इस मुद्दे पर समर्थन दिया है। लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं कि अपनी कीमत को हम, अपनी रकम को हम युद्ध की सफलता से कम महत्वपूर्ण मानते हैं। युद्ध संबंधी मामले में समर्थन देते हुए हमने अपनी ओर से कोई शर्त इसलिए नहीं रखी क्योंकि हमें लगता है कि युद्ध की असफलता के कारण निर्माण स्थिति से अलग युद्ध की सफलता से निर्माण स्थितियां हमारे राजनीतिक मसले हल करने के हिसाब से उपकारी साबित होंगे। ये जनतंत्र और तानाशाही के बीच की लड़ाई है, वह भी उदार मतवादी कल्याणकारी तानाशाही नहीं, बल्कि बेहद जंगली तरीके की बर्बर तानाशाही। उसकी नींव नैतिक नहीं है बल्कि वांशिक उद्धतता है। नीच नाजी तानाशाही ऐसी तानाशाही है जिसको जड़ से खत्म कर देना चाहिए। नाजिम के विजय से जितनी भयानक स्थितियां पैदा होंगी उतनी भयानक स्थितियां, वैसी विपत्तियां आज तक पैदा नहीं हुई हैं, भविष्य में भी शायद कोई होगी नहीं। हो सकता है हम इसे भूल जाएं, लेकिन वंश आधारित इसकी बुनियाद भारतीयों के लिए ज़्यादा नुकसानदेह साबित होने वाली है। ये महत्वपूर्ण और ध्यान देने वाला मसला है। इन स्थितियों के बारे में अगर मेरे ख्याल सही हों तो इस दुनिया से इंसानों के बीच के आपसी संबंधों का सही पालन करवाने वाला जनतंत्र विलुप्त ना हो, इसका ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है, ज़बरदस्त कर्तव्य है, ऐसा मुझे लगता है। हमारा अगर इसमें विश्वास है तो हमें उसके निष्ठा से और सत्य के साथ पेश आना चाहिए। केवल जनतंत्र में विश्वास रखने भर से हमारा काम पूरा नहीं होगा। हमें पक्का निश्चय करना होगा कि स्वतंत्रता, समता, बंधुभाव के तत्वों को जड़ से मिटाने वाले जनतंत्र के दुश्मन की
हम किसी भी तरह से मदद नहीं करेंगे। उम्मीद है कि इस सवाल को लेकर सभी की समान राय होगी। आप अगर मुझसे सहमत हैं तो जाहिर है कि आप मेरी इस बात में मेरे साथ ही होंगे कि जनतांत्रिक संस्कृति की जड़ की रक्षा के लिए अन्य जनतांत्रिक देशों के साथ मिलकर हमें कोशिश करनी चाहिए। जनतंत्र अगर जीवित रहा तो हमें उसके फल जरूर मिलेंगे। जनतंत्र की अगर मौत हुई तो हमारा विनाश है, उसमें हमारा विनाश है, इसमें कोई आशंका नहीं है। इस अवसर पर बताने लायक और कुछ भी नहीं है। मैं खुश हूँ कि मुझे आपसे मिलने का मौका मिला। भूत की तरह ही भविष्य में भी अगर आपकी सेवा का मौका मिलेगा तो हमें खुशी होगी। आप सबने मिलकर मेहनत की और अगर हम सब लोग मिलकर अगर जोरदार कोशिश करते हैं तो हमें असफलता का मुंह ताकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा काम न्यायपूर्ण है और मानव के लिए हितकारी है। इसलिए सफलता जरूर मिलेगी। कहने का तात्पर्य यही है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सरकार और प्रशासन पर क्या व्याख्या किया है? पहला प्रश्न, राष्ट्रीय संगठन एवं पद और जनतंत्र एवं संघीय शक्ति के महत्व पर क्या वर्णन किया है? दूसरा प्रश्न। इन दो प्रश्नों के अलावा भी आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश पे अपने विचार जरूर दीजिएगा। यदि आप विचार नहीं दे सकते हैं तो हिंदी या अंग्रेजी में नमो बुद्धाय जय भीम लिखना ना भूलें। इसी महत्वपूर्ण बात के साथ आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा नई दिल्ली की प्रेरणा में, संकलनकर्ता के रूप में परमादरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष भाजपा बिहार, और प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्या, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी IT सेल आवाज का नई दिल्ली। सामान्य साथियों, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश निश्चित रूप से बाबा साहब के जीवन संघर्ष को समझने के लिए कितना अहम है, कितना महत्वपूर्ण है, ये हमें बताने की आवश्यकता अब नहीं है। इसलिए प्लीज जन जन तक डॉक्टर अंबेडकर संदेश जरूर पहुंचाइएगा, शेयर अवश्य कीजिएगा, लाइक कमेंट करना ना भूलें। अब मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय जय भीम। बनाकर रात में कर